गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मशीन डिजाइन में लेक्चर सीरीज 5 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट के लंबाई के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। दैट मीन्स लेंथ ऑफ बेल्ट हम लोगों ने पढ़ा था। ओपन बेल्ट के लिए, ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए हम लोगों ने लेंथ ऑफ बेल्ट का डेरिवेशन देखा था, फार्मूला क्या होता है। और साथ में हम लोगों ने बेल्ट पर मैक्सिमम पावर क्या होगी, टॉर्क क्या होगा और टेंशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का लेक्चर हमारा क्या होगा डियर, उसी से रिलेटेड। बेल्ट में एक टर्म होता है क्राउनिंग ऑफ बेल्ट, क्राउनिंग ऑफ पुली। पुली पे क्राउनिंग क्यों की जाती है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है इस एग्जाम, हमारे एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे आज के टॉपिक में, क्राउनिंग से रिलेटेड टर्म को पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ और मैकेनिकल डिवाइसेस हमारी है जो पावर को ट्रांसमिट करती हैं, जैसा कि हमारा चेन ड्राइव सिस्टम और रोप ड्राइव सिस्टम, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में वी बेल्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए डियर, हम पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि क्राउनिंग क्या होता है, क्राउनिंग के बारे में समझते हैं। तो क्राउनिंग का मतलब ये होता है डियर कि अगर सपोज करो कि ये पुली हो जाए, आप ऐसे देखिए, ये पुली हो जाए और इस पर ये बेल्ट इस तरीके से लिपटा हो। अब आप इसे ऐसे देखेंगे, जब ये रोटेट करेगा तो ये बेल्ट डियर क्या है, फ्लैट पुली होने की वजह से बेल्ट इधर और इधर दोनों साइड में स्लिप हो सकता है। तो इस वजह से मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट नहीं होगा। हमारे लिए क्या, पुली के स्लिप के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इस स्लिप को स्लिप बिटवीन पुली एंड बेल्ट, पुली और बेल्ट के बीच में स्लिप को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं डियर, पुली की सरफेस को कॉन्वेक्स टाइप का बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्राउनिंग ऑफ पुली। मतलब इस पुली को हम लोग डियर ऐसा बना देते हैं, देखिए ये ऐसा और ये ऐसा और ऐसी पुली हम लोग बना देते हैं। जब इसको हम लोग और डिटेल में देखिए, पुली को हम लोग कैसा बना देते हैं डियर, ऐसा बना देते हैं। अच्छे से एंगल दिखाते हैं। तो ये जो शेप हमने दिया, अब बेल्ट हमारा इस पर मूव करेगा। तो अब ये क्या होगा डियर कि बेल्ट के स्लिप होने के चांसेस, देखिए यहाँ पे ये हमने क्या कर दिया, ये क्राउनिंग कर दिया पुली पे, इस तरीके से ये हमने पुली पे क्राउनिंग कर दिया। अब ये बेल्ट इधर जाने के चांसेस इसके कम हो गए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्राउनिंग ऑफ पुली, जिसमें यहां से लेकर यहां तक की अगर बात की जाएगी डियर, तो ये होता है हाइट ऑफ क्राउन। क्राउन का मतलब क्राउनिंग, क्राउन का मतलब मुकुट होता है, उभरा हुआ मुख टाइप का, मुकुट टाइप का। तो ये होता है जिसे ताज बोलते हैं। तो हाइट ऑफ क्राउन होता है। और अगर हम डियर ऐसे देखें, इस पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें और ये ऐसे लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो एंगल बनता है इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ क्राउन। तो ये हमारा होता है डियर क्राउनिंग ऑफ पुली। अब इसमें देखिए, क्राउनिंग इज डन ऑन द पुली। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि क्राउनिंग बेल्ट में नहीं की जाती है, पुली में की जाती है। जब फ्लैट पुली होती है उसे हम लोग थोड़ा सा कॉन्वेक्स शेप दे देते हैं इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं क्राउनिंग ऑफ पुली। देन टू मेंटेन द बेल्ट ऑन द पुली, वह क्या करता है, पुली पर बेल्ट के स्लिप को डिक्रीज करता है और उस पुली पर बेल्ट को मेंटेन रखता है, उसी को हम बोलते हैं क्राउनिंग। देन जनरली क्राउनिंग इज डन ऑन वन पुली, ड्राइविंग पुली। मैक्सिमम के केस में हम क्या करते हैं डियर कि जो ड्राइविंग पुली या जो ड्राइवर पुली होती है उसी पे हम लोग क्राउनिंग कर देते हैं और ड्रिवन पुली पर क्राउनिंग नहीं करते हैं। कुछ केसेस में हम लोग ड्राइवर और ड्रिवन दोनों पे करते हैं, अदरवाइज जनरली हम केवल एक पुली पर क्राउनिंग कर लेते हैं। अब क्राउनिंग से रिलेटेड जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पूछा जाता है, वो ऐसा पूछा जाता है कि एडवांटेज ऑफ क्राउनिंग, एडवांटेज ऑफ क्राउनिंग। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो पहला ऑप्शन देगा इंक्रीज द स्लिप, इंक्रीज स्लिप बिटवीन बेल्ट एंड पुली।
पुली। सेकेंड ऑप्शन जो हमारा देगा डियर वो कहेगा डिक्रीज स्लिप बिटवीन बेल्ट एंड पुली। एंड थर्ड ऑप्शन देगा बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ बीच। तो हम ये जानते हैं डियर क्राउनिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि पुली और बेल्ट के बीच का स्लिप को कम किया जा सके। तो ये हमारा क्या करता है, स्लिप को डिक्रीज करता है। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा पुटअप किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलेक्शन ऑफ ए बेल्ट ड्राइव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलेक्शन ऑफ ए बेल्ट ड्राइव। देन अच्छा, सिलेक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने इनिशियल टेंशन का फार्मूला भी निकाल लिया था। इनिशियल टेंशन का फार्मूला भी हम लोगों ने निकाल लिया था जब हम लोग आपको बता रहे थे कि अगर हम इनिशियल टेंशन, एक सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हमने आपको बताया था, अगर इनिशियल टेंशन की वैल्यू को निकालना हो डियर तो वो होता था T1 + T2/2। ये आपको हमने बताया था और यहाँ पे भी देख लीजिएगा। इनिशियल टेंशन निकालना हो तो टाइट साइड टेंशन प्लस स्लैक साइड टेंशन अपॉन 2 कर देते थे। अगर उसमें देखो इनिशियल टेंशन मान लो TO हो तो इनिशियल टेंशन इज इक्वल टू टाइट साइड टेंशन प्लस स्लैक साइड टेंशन अपॉन 2। यदि हम इसमें इफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC आर कंसीडर्ड डज नॉट इक्वल टू 0 तो उस समय इनिशियल टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर, T1 प्लस T1 में TC लगेगा, एक T1 में भी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन लगेगा, टाइट साइड में भी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन लगेगा, प्लस T2 और स्लैक साइड में भी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन लगेगा अपॉन 2। तो यहाँ पे इनिशियल टेंशन हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस 2TC, TC प्लस TC 2TC अपॉन 2। यही हमारा है T1 प्लस T2 प्लस 2CC अपॉन 2। तो ये हमारा होता है डियर। इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वी बेल्ट। तो फ्लैट बेल्ट से हमारा जितना मैक्सिमम कॉन्सेप्ट बन सकता था हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। अब थोड़ा सा हम लोग वी बेल्ट के बारे में जान लेते हैं कि यह क्या होता है। यह क्या होता है डियर, दो पास की पुली बहुत ज्यादा लेंथ पर वी बेल्ट को यूज नहीं करते हैं। स्मॉल लेंथ पर हाई पावर को ट्रांसमिट करने के लिए वी बेल्ट का यूज करते हैं। और इसका शेप कैसा, देखिए ये होती है पुली। पुली में इस तरीके का स्लॉट काट दिया जाता है, इस तरीके का स्लॉट काट दिया जाता है। अब इस स्लॉट में यहां पे डियर क्या करते हैं, वी बेल्ट लगा देते हैं। वी बेल्ट कुछ इस तरीके से इसमें हम, ये जब आप देखेंगे तो ये हमारा होता है बेल्ट। इधर भी हम देखेंगे तो ये दोनों साइड में लगा रहता है। तो जनरली आप थ्रेसर वगैरह में देखेंगे तो थ्रेसर वगैरह में यही बेल्ट का यूज किया जाता है। तो इसे बोलते हैं वी बेल्ट। और यह किस शेप का बना होता है डियर, ये होता है ट्रैपेजोइडल शेप का हमारा ये बना होता है। इसे बोलते हैं वी बेल्ट। यह वी के शेप का होता है, इस तरीके से आप देखेंगे तो वी के शेप का होता है। आप देखिए ये हमारा होता है वी बेल्ट। अगर इसके एंगल की बात करें तो इस कॉर्नर से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए और इस कॉर्नर से इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करिए सरफेस से टच करते हुए। दोनों के बीच में डियर 32, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वी बेल्ट का एंगल कितना होता है तो 30 to 40 डिग्री होता है। मैक्सिमम 40 डिग्री होता है और वेरी करता है 30 से 40 डिग्री के बीच में। ये हमारा होता है। एप्लीकेशन की बात करेंगे, देखिए डियर पहले वी बेल्ट होता क्या है। वी बेल्ट आर यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट विथ स्मॉलर सेंटर डिस्टेंस। ये जरूर याद रखिएगा कि यहां से देखो ये पुली हो गई, इसका सेंटर डिस्टेंस और इस पुली का सेंटर डिस्टेंस, ये जो दोनों पुली के बीच का सेंटर डिस्टेंस है ये स्मॉल होगा तभी वी बेल्ट को यूज करेंगे। लार्ज सेंटर डिस्टेंस पर वी बेल्ट पावर को ट्रांसमिट करने में सक्षम नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है। स्मॉल सेंटर डिस्टेंस एंड रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन। और ये कभी भी क्रॉस में इसका यूज नहीं करते हैं, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में नहीं करते हैं, इसे हम लोग ओपन बेल्ट ड्राइव में यूज करते हैं। These belts are molded to a trapezoidal shape। इसे हम लोग किस शेप का बनाते हैं, ट्रैपेजोइडल शेप का बनाते हैं। एंड मेड
इंडलेस। इंडलेस का मतलब इस तरीके से होता है, ये हमारा क्या होता है, ऐसा बना होता है और इसमें कोई भी ज्वाइंट आपको नहीं मिलेगा, इसे बोलते हैं इंडलेस बेल्ट ज्वाइंट, ये हमारा होता है। इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे तो जो कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर जहां पर हम लोग यूज करते हैं, तो कंप्रेसर को चलाने के लिए, मोटर से कंप्रेसर तक पावर ले जाने के लिए, या इंजन से कंप्रेसर तक पावर ले जाने के लिए, कॉमा रेडिएटर को चलाने के लिए ट्रैक्टर में, कॉमा थ्रेसर चलाने के लिए, कॉमा ऑटोमोबाइल में करते हैं, रेडिएटर फैन को चलाने के लिए, मशीन टूल्स आदि में हम लोग वी बेल्ट का यूज करते हैं। तो ये हमारा होता है और एंगल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 30 to 40 डिग्री होता है एंगल ऑफ वी बेल्ट। कुछ कंपेरिजन हम लोग देख लेते हैं फ्लैट बेल्ट वर्सेस वी बेल्ट के बारे में, थोड़ा सा हम लोग कंपेरिजन देख लेते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड से आपका क्वेश्चन बन सकता है। दैट मीन्स हम लोग देखने चल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लैट बेल्ट एंड वी बेल्ट। फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट के रिगार्डिंग हम लोग कंपैरिजन देखने चल रहे हैं और हम लोग क्या करेंगे डियर, इस तरफ हमारा एक पैरामीटर होगा, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम इधर क्या करेंगे, एक फ्लैट बेल्ट हमारा हो गया और एक हमारा वी बेल्ट हो जाएगा। तो पैरामीटर की अगर हम बात करेंगे तो कॉस्ट की बात करेंगे डियर, तो फ्लैट बेल्ट हमारा चपटा बेल्ट होता है, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, इसकी कॉस्ट क्या होती है, लो होती है। लेकिन वी बेल्ट का क्या होता है, मटेरियल आपका ज़्यादा होता है, इसमें आप देखेंगे तो ये काफ़ी मोटा बनाया जाता है, मटेरियल ज़्यादा होता है और ये ट्रिपल लेयर में बनाया जाता है। एक आपका रबर लगा होता है, फिर स्टील वायर लगा होता है, तो इस तरीके से फिर रबर लगा होता है, 3 कोटेड वायर में इसको बनाया जाता है, कॉटन का रेसे भी लगाए जाते हैं। तो इसीलिए इसकी कॉस्ट क्या होती है डियर, हाई होती है और फ्लैट बेल्ट की कॉस्ट लो होती है। नेक्स्ट बात करेंगे सेंटर डिस्टेंस। देखो फ्लैट बेल्ट में बहुत ज़्यादा सेंटर डिस्टेंस को भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसकी लिमिट कितनी है, अप टू 15 मीटर। बट वी बेल्ट को वेरी शॉर्टर सेंटर लेंथ के बीच में हम लोग यूज करते हैं। तो स्मॉल सेंटर डिस्टेंस के लिए वी बेल्ट और लार्ज सेंटर डिस्टेंस अप टू 15 मीटर के लिए फ्लैट बेल्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इफिशियंसी की बात करेंगे तो फ्लैट बेल्ट की इफिशियंसी डियर लगभग 96% और वी बेल्ट की इफिशियंसी लगभग 95% होती है। तो अगर हम दोनों में कहें तो सबसे ज़्यादा इफिशियंसी फ्लैट बेल्ट की होगी, वी बेल्ट की उससे कम होगी। देन अगर हम बात करेंगे, अच्छा कम इसलिए होती है क्योंकि देखिए आप कहेंगे कम क्यों होगी, क्योंकि जब ये बेल्ट मूव करेगा डियर तो यहाँ पे इस सरफेस से, पुली की इस सरफेस से ये बेल्ट टच करेगा, यहाँ से टच करेगा और यहाँ से टच करेगा, जिससे इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया आपका इंक्रीज कर जाएगा। अब कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया जब इंक्रीज करेगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, देन इंक्रीज फ्रैक्शन, और जब फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज करेगी डियर तो उसके बाद इसमें पावर लॉस होगा और पावर लॉस होगा तो इफिशियंसी हमारी घट जाएगी। ये हमारा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पावर ट्रांसमिशन। तो वी बेल्ट में हमने बताया कि ज़्यादा पावर को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि वी बेल्ट क्या होता है, यहाँ देखिए मैक्सिमम सरफेस को कांटेक्ट करता है तो ज़्यादा इसे फ्रिक्शन मिलेगा, जिससे विदाउट स्लिप किए जाए ज़्यादा से ज़्यादा, स्लिप तो इसमें भी होता है लेकिन कम स्लिप होगा, और बेल्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसलिए हाई पावर को ट्रांसमिट करने में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो जो हमारा होगा ये फ्लैट बेल्ट के लिए लोअर होगा, लगभग 4:1 होता है ड्राइवर टू ड्रिवेन, और ये हमारा हाई होता है 7:1 होता है। तो अब ये समझिएगा फ्लैट बेल्ट का वेलोसिटी रेशियो 4:1 होगा और वी बेल्ट का 7:1 होता है। अब बात करते हैं स्लिप। तो फ्लैट बेल्ट में स्लिप आपके ज़्यादा होंगे और वी बेल्ट में क्योंकि ये मैक्सिमम सरफेस को ग्रिप करता है इसलिए इसमें स्लिप आपके क्या होंगे, कम होंगे या बहुत रेयर केस में होंगे। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं स्पेस रिक्वायरमेंट। तो फ्लैट बेल्ट 15 मीटर तक सेंटर डिस्टेंस को पावर ट्रांसमिट करता है, इसीलिए और हैवी पुली बनाई जाती है, तो फ्लैट बेल्ट के लिए ज़्यादा पावर आपका क्या रिक्वायरमेंट होगा, स्पेस रिक्वायरमेंट होगा। और वी बेल्ट क्या है, स्मॉल पुली बनाई जाएगी, छोटी सेंटर डिस्टेंस में पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो कम स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे।
बात करते हैं नॉइस, तो फ्लैट बेल्ट में आपका ज़्यादा नॉइस होता है, वी बेल्ट में कम नॉइस होता है। देन बात करते हैं यूज। फ्लैट बेल्ट को जनरली हम हॉरिजेंटल कंडीशन में यूज करते हैं, वर्टिकल कंडीशन में इसके स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन यूज करते हैं इंक्लाइन कंडीशन में। बट वी बेल्ट हम किसी भी पोजीशन में यूज कर सकते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल या इंक्लाइन, किसी भी पोजीशन में हम लोग वी बेल्ट का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। वैसे इंपॉर्टेंट तो पूरी ये टेबल ही है, ये कुल मिलाकर बेल्ट चैप्टर का एक समरी है जिसको हमने आपके लिए दिया है। अब फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली है फ्लैट बेल्ट में सरफेस एरिया कम कांटेक्ट करेगा तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम होगा, और वी बेल्ट में ज़्यादा है तो उसमें आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हाई होगी। नेक्स्ट बात करेंगे ज्वाइंट। तो हम ये देखते हैं डियर, जो बेल्ट हम फ्लैट बेल्ट जोड़ते हैं वो कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं। आप देखेंगे ये इस तरीके से बेल्ट हो गया, यहाँ नट लगा दिए और इस तरीके से ये हम बेल्ट को जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा होता है, ये नट बोल्ट लगाकर इसको हम ऐसे टाइट कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेल्ट को हिंज ज्वाइंट कर देते हैं। लेकिन वी बेल्ट आपका क्या होगा, इंडलेस बेल्ट होता है, इसमें ज्वाइंट नहीं होते हैं। ये हमारा हो गया वी बेल्ट और फ्लैट बेल्ट के बीच में डिफरेंस। वी बेल्ट अगर आपका लूज हो जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, या तो टाइट करते हैं पुली के सेंटर को आगे पीछे करके, या तो बेल्ट को चेंज कर देते हैं। ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। फ्लैट बेल्ट में क्या होता है, अगर बेल्ट लूज हो जाता है तो वहाँ आइडलर पुली लगा लेते हैं बेल्ट को टाइट करने के लिए, या बेल्ट को काट कर ओपन करके काट करके इसको हम टाइट कर देते हैं। लेकिन वी बेल्ट में ऐसा नहीं करते हैं। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे तो फ्लैट बेल्ट में सिंपल पुली लगाई जाती है और वी बेल्ट में आपके कॉम्प्लिकेटेड पुली लगाई जाती है, जिसकी कॉस्ट महंगी होती है, जिसमें ग्रूव कटे होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि वी बेल्ट में जो पुली होती है इस तरीके से, इसमें क्या होते हैं, ग्रूव कटे होते हैं। ये हो गया हमारा। क्रीप की बात करेंगे तो आपका क्रीप देखो, ज्यादा सरफेस एरिया वी बेल्ट में टच होगा तो मैक्सिमम फ्रैक्शन वहां जनरेट होगा, और ज्यादा फ्रैक्शन जनरेट होगा तो क्रीप आपके ज्यादा जनरेट होंगे वी बेल्ट में। तो वी बेल्ट में क्रीप आपके हाई होंगे या मोर होंगे, और सिंपल बेल्ट में आपके फ्लैट बेल्ट में लेस क्रीप होगा। देन क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो फ्लैट बेल्ट आपका रेक्टेंगुलर होता है डियर, ये हो गया आपका, ये फ्लैट बेल्ट हो गया। और वी बेल्ट आपका कैसा होता है, ट्रैपेजॉइडल, इस तरीके से वी बेल्ट होता है। अगर इसके एंगल की बात करेंगे तो इसका एंगल होता है 30 से 40 डिग्री के बीच। अब बात करते हैं T1/T2, दैट मीन्स टाइट साइड टेंशन अपॉन स्लैक साइड टेंशन का रेशियो जो होता है डियर, ये भी आपको याद रखना है। e⁻μ थीटा होता है फ्लैट बेल्ट के लिए, एंड e⁻μ अपॉन साइन अल्फा आपका होता है इसके लिए, वी बेल्ट के लिए, वेयर म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा इज इक्वल टू बेल्ट आपका कॉन्टैक्ट एंगल, और अल्फा इज इक्वल टू बेल्ट एंगल। तो ये हमारा होता है इस तरीके से e⁻μ थीटा अपॉन साइन अल्फा, और e⁻μ थीटा, जहां पर थीटा आपका क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल होता है। ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में। तो ये था आपका डियर। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट है, देखिए जैसे नंबर ऑफ बेल्ट की बात करेंगे तो फ्लैट बेल्ट में हम एक बेल्ट को रिक्वायर्ड होता है पुली से पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, लेकिन वी बेल्ट में पुली में कई सारे ग्रुप काट देते हैं, और हर ग्रुप में जैसे आप देखिए ये हमारा हो गया एक ग्रुप, मान लीजिए ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप काट दिए, ये काट दिए। अब इस पे हम लोग बेल्ट को फिट कर देते हैं, और बेल्ट आपका क्या होता है, ऐसे मूव करता रहता है। तो हम क्या करते हैं डियर, एक पुली में कई सारे ग्रुप काट देते हैं और उस पर मल्टीपल बेल्ट अप्लाई करके पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो मोर देन वन बेल्ट आर रिक्वायर्ड इन वी बेल्ट, बट वन बेल्ट आर रिक्वायर्ड इन फ्लैट बेल्ट। और ऐसा नहीं कि वी बेल्ट में एक बेल्ट से काम नहीं चलेगा, वी बेल्ट में एक बेल्ट से भी पावर को ट्रांसमिट करते हैं, बट एक से अधिक बेल्ट का भी यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, तो फ्लैट बेल्ट सिंपल आपका कन्वेयर बेल्ट में यूज होता है, ब्रेकिंग मशीनरी में यूज होता है, कॉमा ब्रिक्स में, और क्ले ब्रिक्स क्ले, कॉमा मशीनरी एंड क्रशर प्लांट में, सा मिल में, और सैफ्ट वगैरह में यूज किया जाता है। मतलब सिंपल यूज के लिए, जैसे कन्वेयर बेल्ट से आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मटेरियल को ले जाना है तो वहां पर आपका फ्लैट बेल्ट यूज करेंगे।
इस तरीके से आपका नॉर्मल यूज होता है। लेकिन जहां कंप्रेसर की बात आएगी डियर, वहां पे आपको वी बेल्ट का यूज किया जाता है। पंप में वी बेल्ट का यूज किया जाता है, रेडिएटर फैन में वी बेल्ट का यूज किया जाता है, फैन में, ब्लोअर में, मशीन टूल्स में, थ्रेसर में, इन सब जगहों पे वी बेल्ट का यूज किया जाता है। तो ये था हमारा डियर बेल्ट से रिलेटेड टॉपिक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, देखिए, वी बेल्ट हैव ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन रन इन द ग्रुप्स पुली इन शेप। वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? ट्रेपेजोइडल होता है, और एंगल ऑफ वी बेल्ट इन जनरली 30 to 40 डिग्री होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना। चलिए डियर आगे बढ़ते हैं एक और नोट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ मल्टीपल वी बेल्ट, जब हम क्या करेंगे डियर, मल्टीपल वी बेल्ट मतलब इस तरीके से यूज करेंगे 1 2 3, इस तरीके से एक से अधिक वी बेल्ट का यूज करेंगे, देन हमारा क्या होगा, इवन ए सिंगल बेल्ट गेट्स डैमेज, entire set of the belt is to be replaced by the complete new set of V belt to ensure uniform tension in all belts during the power transmission। इसमें क्या है डियर कि जहां पे मल्टीपल बेल्ट की रिक्वायर्ड होगी, वहां अगर हम लोग सिंगल वी बेल्ट का यूज करेंगे तो टेंशन ज़्यादा लगेगी, टेंशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिस वजह से वह बेल्ट आपका टूट सकता है, फेल हो सकता है। तो हम कभी भी मल्टीपल बेल्ट की जगह पे सिंगल बेल्ट को रिप्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टैंडर्ड वी बेल्ट आर अवेलेबल इन 5 साइज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A to E में आता है। बस आपका क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। अब आपका इसके अंदर नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज A to E, लेकिन ये पूछा जाएगा, हालांकि ये भी नहीं पूछा गया है, बट क्वेश्चन पुट कर सकता है कि वी बेल्ट कितने स्टैंडर्ड साइज में अवेलेबल होता है, तो वह 5 स्टैंडर्ड साइज में अवेलेबल होता है, जिसकी कोडिंग होती है A से लेकर E तक, दैट मीन्स A B C D E। तो ये हमारा होता है वी बेल्ट से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे डियर कुछ हमारे पास दिया हुआ है, जैसे लेंथ ऑफ वी बेल्ट की बात करेंगे, तो जैसे हम लोग लेंथ ऑफ हम लोग फ्लैट बेल्ट की बात कर रहे थे, लेंथ ऑफ हम लोग बात कर रहे थे क्रॉस बेल्ट की बात कर रहे थे, तो उसी तरीके से लेंथ ऑफ आपका वी बेल्ट के लिए क्या होता है डियर, फार्मूला देखिए उसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे हम लोग पढ़ते थे D1 प्लस D2 प्लस 2C, D1 प्लस D2 अपॉन 2 प्लस 2C प्लस D1 माइनस D2 का स्क्वायर अपॉन 4C। तो इस तरीके से जब हम लोग इसको पढ़ते थे, ये हमारा होता था, अगर माइनस है तो फ्लैट बेल्ट के लिए, और अगर प्लस है तो क्रॉस बेल्ट के लिए, माइनस है तो ओपन बेल्ट के लिए, प्लस है तो क्रॉस बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2C तो आपका रहेगा डियर। 2C का मतलब ये है, जैसे सपोज करिए ये आपका एक पुली हो गई, ये आपका दूसरी पुली। अब इसमें जो हमारा बेल्ट ड्राइव पावर हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लेंथ है, इस लेंथ के बराबर में होगा। यदि इसको C माने, इसको C माने, ये होता है 2C। तो लेंथ जब भी निकालेंगे 2C तो आपका रहेगा प्लस पाई, सॉरी उस फार्मूले में पाई भी था, पाई हमने नहीं नोट किया था, पाई D1 प्लस D2 अपॉन 2। तो वहां पर भी देखिए पाई D1 प्लस D2 अपॉन 2 होता था, प्लस में D1 माइनस D2 अपॉन 4C का होल स्क्वायर होता था। तो यहाँ पे देखिए जब ओपन बेल्ट है, वी बेल्ट कभी भी क्रॉस बेल्ट नहीं बनेगा, हमेशा वी बेल्ट हम लोग ओपन बेल्ट सिस्टम में यूज करते हैं। तो ओपन बेल्ट का जो भी फार्मूला होगा डियर, वही फार्मूला हम वी बेल्ट में लगाएंगे। और ओपन बेल्ट का फार्मूला हमारा क्या होता था, ये होता था पाई, देखिए अभी थोड़ी देर पहले पाई हम मिस कर दिए थे, पाई D1 प्लस D2 अपॉन 2 प्लस 2C प्लस D1 माइनस D2 अपॉन 4C, D1 माइनस D2 का होल स्क्वायर अपॉन 4C। अब इसे R के फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो हम ये जानते हैं लेंथ ऑफ बेल्ट इज इक्वल टू 2C प्लस, देखिए ये पाई रहेगा D1 इज इक्वल टू 2R, और 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा पाई R1 प्लस R2 प्लस, देखिए यहाँ पे 2R माइनस 2R। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे और स्क्वायर में है तो बाहर 4 आएगा, और 4 यहाँ आएगा, 4 यहाँ है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा R1
माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन C। तो इस तरीके से इसको R के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स लेंथ ऑफ बेल्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वी बेल्ट के होता है। अब कैलकुलेशन नंबर ऑफ द बेल्ट अगर हमें निकालना होता है तो पावर थ्रू द ईच बेल्ट हमने आपको बताया था पावर इज इक्वल टू, यहां देखिए हमने आपको ईच बेल्ट पे पावर की अगर बात करें, मान लो एक बेल्ट पे पावर हमारी आती थी T1 माइनस T2 इंटू बी होता था। यदि बेल्ट की संख्या n हो जाए तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, n से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया T1 माइनस T2 इंटू बी एक बेल्ट पर पावर। देन नंबर ऑफ बेल्ट यदि n हो जाए तो जैसे P टोटल इंटू के एस अपॉन पी ईच इंटू के एल प्लस के सी होता है, जहां पे इस फार्मूले को आपको विशेष ध्यान में रखना है। और इस फार्मूले की बात करेंगे तो नंबर ऑफ बेल्ट अगर हमें निकालना है तो ये पावर टोटल इंटू के एस आपका फैक्टर होता है प्लस ईच बेल्ट पर पावर इंटू के एल प्लस के सी के होता है, वेयर आपका के एस आपका होता है सर्विस फैक्टर अपॉन लोड फैक्टर, या तो सर्विस फैक्टर अपॉन लोड फैक्टर का रेशियो होता है, कॉमा के एल आपका होता है लेंथ ऑफ करेक्शन फैक्टर एंड के सी आपका होता है आर्क फैक्टर। ये सारी वैल्यू आपके एग्जाम में दी रहेगी, आपको केवल नंबर ऑफ बेल्ट की वैल्यू निकालना होगा। तो इस तरीके से ये फार्मूला और ये फार्मूला आपको ध्यान रखना। ये फार्मूला वही है जो फ्लैट बेल्ट के लिए पावर का यूज हम लोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं डियर नेक्स्ट, ये तो बेल्ट का हमारा टॉपिक जो है इंड होता है। हम आगे बात करते हैं वायर एंड रोप के बारे में, देन हम लोग बात करेंगे चेन के बारे में। तो पहले हम लोग वायर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं डियर। तो वायर हमारा क्या होता है, यह भी एक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है जो मैकेनिकल पावर को ट्रांसमिट करता है। जैसे हम लोग रोपवे का यूज करते हैं, लिफ्ट से हिल स्टेशन मीन्स पहाड़ी एरिया में नीचे से ऊपर तक जो लोगों को बैठा कर ले जाती है लिफ्ट, वहाँ पर हम लोग वायर का यूज करते हैं। और जो हम लोग घरों में लिफ्ट वगैरह का यूज करते हैं वहाँ पर भी वायर यूज किए जाते हैं। उन वायर से हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो ये हमारे कुछ इस तरीके के वायर होते हैं जिसपे कई सारे ऐसे स्टैंडर्ड साइज के वायर को लेकर बनाया जाता है। जब आप इसके क्रॉस सेक्शन को काट कर देखेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। अब आइए बात करते हैं इस वायर के बारे में। तो वायर एंड रोप ये दोनों हमारी फाइबर की बनाई जा सकती हैं, रबर की बनाई जा सकती हैं, जूट की बनाई जा सकती हैं और मेटल की। हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग मेटेलिक वायर या रोप, जिसे हम लोग रोप बोलते हैं, वो मेटेलिक वायर होती है, उसी का यूज किया जाता है। तो आप देखिए रोप आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर लाइक वी बेल्ट। रोप भी हमारी वी बेल्ट की तरह ही पावर को ट्रांसमिट करता है। इसमें जो पुली होती है डियर, ये जो पुली होती है इस तरीके से इसमें क्या होता है, स्लॉट कटे होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, रोप यूज किया जाता है। तो यह एक वी बेल्ट की तरह होता है, बट इसमें सेंटर डिस्टेंस काफी लॉन्ग सेंटर डिस्टेंस तक पावर को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। बिकॉज रोप रन इन ग्रूव्ड पुली, तो ये हमारा क्या होता है डियर, ग्रूव कटा होता है। इसी ग्रूव में बेल्ट हमारा या कह सकते हैं रोप हमारा रन करता है। रोप्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। एक सेंटर डिस्टेंस ये हो गई, एक सेंटर डिस्टेंस ये हो गई, इसे लगभग डियर किलोमीटर में भी इसको हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो काफी लंबी डिस्टेंस में हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं। बट जब बहुत ज्यादा लेंथ हो जाती है तो बीच में हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट रोल्स का यूज करते हैं ताकि इस पे क्या हो, ये बेंडिंग ना आने पाए। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। रोप्स आर यूज्ड लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, दैट मीन्स 30 मीटर टू 100 मीटर, और सपोर्ट का यूज कर करके हम इसको किलोमीटर में भी ट्रांसमिट कर देते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस में अगर पावर को कोई ट्रांसमिट करता है वो रोप यूज करते हैं। और कौन सी रोप, वायर, दैट मीन्स मेटेलिक रोप का यूज करते हैं। अच्छा, क्रेन वगैरह में भी मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए हम लोग रोप का यूज करते हैं। किसी भी मोटर पंप वगैरह जो खराब हो जाते हैं, पंप को रिप्लेस करने के लिए, चेंज करने के लिए रोप का यूज करते हैं। इट इज मेनली यूज फॉर लिफ्टिंग लोड, इसका मैक्सिमम यूज लोड को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि क्रेन।
देन रोप्स आर जनरली इन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मैक्सिमम हम लोग रोप्स को सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में बनाते हैं। देन द ग्रुप्स एंगल ऑफ द पुली इज अबाउट 45 डिग्री। अब इसमें आप देखिएगा डियर कि ये जो हमारा ग्रुप कटेगा, ये जो ग्रुप कटेगा पुली का, आप ऐसे देखिएगा, जो पुली का ग्रुप कटेगा इस तरीके से जो बनाई जाती है, इसमें इसका जो एंगल होगा डियर ये होता है लगभग नियर अबाउट 45 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। और जब वी वेल्ड के लिए पूछेगा तो वी वेल्ड के लिए 30 to 40 डिग्री होगा, और आपका रोप के लिए जो ग्रुप की बात होगी तो 45 डिग्री होगा। देन वायर रोप्स आर यूज्ड इन एलिवेटर, लिफ्टिंग लोड, कन्वेयर, सस्पेंशन ब्रिज। इन सब जगहों पर हम लोग वायर का यूज करते हैं। कहाँ पर? एलिवेटर, दैट मीन्स लिफ्ट वगैरह में करते हैं। जो हम लोग क्या करते हैं, तमाम शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो जो लिफ्ट लगी होती हैं, वो लिफ्ट ऊपर नीचे जो जाती हैं डियर, तो वहाँ पे क्या होता है, एक ऊपर लगी होती है आपकी पुली, एक नीचे लगी होती है, और उन दोनों के बीच में आपका क्या लगे होते हैं, वायर लगे होते हैं जो मूव करते हैं। उन वायर को कनेक्ट कर देते हैं सेंसर से, और वो सेंसर क्या करते हैं कि जैसे आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उतने फ्लोर पर ऊपर नीचे ले जाता है। तो ये हो गया। एंड कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर में भी यूज करते हैं, सस्पेंशन ब्रिज वगैरह में भी इसका यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं नैनी ब्रिज, नैनी ब्रिज में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे ब्रिज बने हुए हैं, इस ब्रिज में इस तरीके से ये जो हमारे वायर लगे हुए हैं, यही वायर हमारे क्या हो गए, सस्पेंशन का काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, स्प्रिंग, यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग लगा देते हैं। तो अब इस पे पुल पे जैसे ही लोड बढ़ता है तो ये स्प्रिंग क्या करता है, इसको टेंशन देता है, जिससे ये क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आता है, शॉक को ऑब्जर्व कर लेता है, और जब लोड चला जाता है तो यह दोबारा रिकवर कर लेता है। तो इनकी वजह से ये वायर यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। इनका क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर, ये आपके कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ब्रिज सस्पेंशन में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, वायर मूव्स ओवर पुली बाय रेस्टिंग ऑन बॉटम। तो वायर आपका क्या करता है, पुली के बॉटम पे इस तरीके से यहाँ पे वायर ऐसे लगा होता है और ये मूव करता रहता है। देन इन जनरल मेड ऑफ आयरन और स्टील। मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं डियर, जो मेटेलिक वायर की बात करते हैं वो हम लोग आयरन और स्टील का बनाते हैं। अगर मैंने बताया आपको, अगर रोप की बात करेंगे तो प्लास्टिक, जूट, इस तरीके के हम लोग बनाते हैं, कॉटन के भी। लेकिन नॉर्मली अगर मेटेलिक वायर की बात करेंगे तो आयरन एंड स्टील के बनाए जाते हैं। तो ये हमारे हो गए। वायर आर ट्विस्टेड टू फॉर्म ए रोप, स्ट्रेंड, और स्ट्रेंड आर ट्विस्टेड टू फॉर्म ए वायर रोप। दैट मीन्स क्या होगा डियर, वायर आर ट्विस्टेड टू फॉर्म ए रोप स्ट्रेंड। वायर को हम एक रोप स्ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या रोप स्ट्रेंड आर ट्विस्ट करके हम लोग फॉर्म ए वायर या रोप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक एडवांटेज होता है। एंड नंबर ऑफ स्ट्रेन, अगर स्ट्रेन का मतलब ये होता है, जैसे ये हम बात कर रहे हैं, ये हमारा होता है, क्या होता है डियर, एक वायर होता है। अब कई सारे वायर लगा दिए जाते हैं, ये हमारा क्या बन जाता है, एक स्ट्रेन बन जाता है, स्ट्रेंड बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, देखो एक स्ट्रेंड, दो स्ट्रेंड, तीन स्ट्रेंड मिलाकर एक वायर बन गया, और एक वायर, एक वायर, एक वायर। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो वायर है वो स्ट्रेंड कहलाएगा, जो स्ट्रेंड है वो वायर कहलाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लैप करते हुए आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है। जब क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो ऐसा दिखाई देगा। ये हमारा होता है स्ट्रेंड एंड वायर के बारे में। देन यही होता है नंबर ऑफ स्ट्रेंड इज इक्वल टू, देखिए A इंटू बी बराबर होता है वायर इन सिंगल स्ट्रेंड। सिंगल स्ट्रेंड में कितने वायर हैं एंड नंबर ऑफ स्ट्रेंड, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी रोप तैयार हो जाती है। देन ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वायर इन द स्ट्रेन, जब एक स्ट्रेन में नंबर ऑफ वायर को हम लोग क्या करते हैं डियर, इंक्रीज कर देते हैं,
ऐसे नंबर ऑफ वायर को इंक्रीज कर देते हैं एंड नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन द रोप, और उस रोप में मान लो कि ये पूरी की पूरी रोप थी, तो एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड, तीन स्ट्रैंड, ये इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे नंबर ऑफ वायर्स। एक स्ट्रैंड में नंबर ऑफ वायर इंक्रीज कर दिए और एक रोप में नंबर ऑफ स्ट्रैंड हम लोग इंक्रीज कर देंगे, तो उस समय क्या होगा, दी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रोप आर इंक्रीज, तो रोप की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, इतने बड़े डायमीटर का एक सिंगल वायर बनाने से ज़्यादा सुटेबल हम समझेंगे कि स्मॉल डायमीटर के हम लोग कई सारे वायर बनाएं और उसको एक स्ट्रैंड में कनेक्ट कर दें, फिर इसी तरीके के कई स्ट्रैंड लें और बाहर एक इन्वॉल्व लगाकर इसको हम क्या करें, एक रोप तैयार कर लें। जैसा कि आप लोग देखते हैं, जो आपका नीचे अंडरग्राउंड पे प्लास्टिक वायर वगैरह बिछाए जाते हैं, जब आप उसका क्रॉस सेक्शन कट करके देखेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। देन स्मॉलर डायमीटर ऑफ द वायर आल्सो इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड फटीग स्ट्रेंथ। ये जो हमारा स्मॉलर डायमीटर होता है डियर, ये क्या करता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। जितना स्मॉलर डायमीटर होता है यही आपका क्या करता है, इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था डियर हमारा रोप से रिलेटेड, ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब आगे हम बात करते हैं चेन ड्राइव। रोप में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहेगी। रोप में अगर आपका क्वेश्चन आएगा डियर तो वो आपका क्या पूछ सकता है, आपका पूछ सकता है एंगल पूछ सकता है, ग्रुप ऑफ पुली का एंगल पूछ सकता है, कितने लेंथ तक हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो लगभग हम लोग 100 मीटर तक पावर को ट्रांसमिट करते हैं, और इसमें आपका इससे ज़्यादा क्वेश्चन 30 मीटर से 100 मीटर तक करते हैं। मटेरियल की बात करेगा तो मटेरियल आपका किसका यूज करेंगे, आपका स्टील का यूज करेंगे, आयरन का यूज करेंगे, लेदर का, प्लास्टिक का, लेदर नहीं रबर का, प्लास्टिक का, जूट का, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। ये हमारा होता है रोप। अब नेक्स्ट बात करने चल रहे हैं डियर चेन ड्राइव के बारे में। तो जैसे बेल्ट ड्राइव है वैसे ही चेन ड्राइव होता है डियर, बट यहाँ पे हम लोग पावर को ट्रांसमिट करने के लिए चेन लगाते हैं, और ये चेन क्या होती है डियर, अलग अलग लिंक से बनाई जाती है। अगर इस चेन की बात करेंगे तो ये कई सारे लिंक, ये हमारे होते हैं लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3। लिंक का मतलब ये होता है डियर कि अगर ये और ये हो, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो। रिलेटिव मोशन का मतलब इसके मोशन और इसके मोशन में डिफरेंस आ जाए, तभी हम कहेंगे कि रिलेटिव। अगर इन दोनों को हम एक साथ चलाएंगे तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, गैप भले ही आपको दिख रहा है, लेकिन अगर दोनों एक साथ बढ़ेंगे तो दोनों एज ए सॉलिड बिहेव करेंगे, भले ही इनके बीच में गैप है। अगर ये तेज चले और ये ऐसे पीछे पिछड़ता जाए तो यही मोशन कहलाता है रिलेटिव। चलिए आगे बात करते हैं। तो कई सारे लिंक को मिलाकर ये हमारी क्या बनती है, चेन बनती है। यहाँ पे पिन जॉइंट लगे होते हैं, जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं। ये इस तरीके से क्या होता है, जो साइकिल या बाइसिकल या बाइक में आप देखेंगे तो इस तरीके की एक चेन होती है, और इस चेन को डियर हम क्या करते हैं, एक हमारे पास इस तरीके के दांतेदार टूथेड व्हील होता है, जिसे हम लोग स्प्रॉकेट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रॉकेट कहते हैं। इस स्प्रॉकेट पे हम लोग चेन लगा देते हैं, तो इसका पूरा नाम होता है चेन स्प्रॉकेट। चेन स्प्रॉकेट ये होता है स्प्रॉकेट। तो ये हमारा हो गया ये हो गया स्प्रॉकेट, ये हो गया चेन, और पूरे सिस्टम को कहते हैं चेन स्प्रॉकेट। जिसमें आपका देखिए डियर, ये आपकी चेन देखिए, ये एक लिंक आपका ये होता है चेन का, एक लिंक आपका ये होता है चेन का, और इन लिंक को जोड़ने के लिए बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, प्लेट लगा देते हैं, और एक दूसरे को इस तरीके से इनके बीच में चेन को कनेक्ट कर करके फिक्स कर देते हैं, और इनको हम बना लेते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए अब हम बात करेंगे जैसे कि एक होल ये पिन लगा होता है, एक होल ये पिन लगा होता है, दोनों पिन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डियर पिच। जब भी आपसे पिच पूछेगा तो रेडियस ऑफ चेन का मतलब ये होता है कि जब ये चेन मूव कर रही होगी तो इस स्प्रॉकेट के सेंटर से इस चेन के होल के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ ये बोलते हैं, स्प्रॉकेट बोल सकते हैं, स्प्रॉकेट ऑफ रेडियस ये होता है। देन आइए कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट इसके बारे में देखते हैं। जैसे देखिए, चेन इज ए सीरीज ऑफ लिंक। सबसे पहले तो ये समझिएगा
चेन क्या है डियर? एक लिंक का, ये हमारा अलग अलग लिंक का एक सीरीज होता है, कई सारे लिंक का सीरीज होता है, सीरीज ऑफ लिंक कनेक्टेड बाय पिन ज्वाइंट, जिसे हम लोग, ये जो आप देख रहे हैं डियर सर्कुलर पिन ज्वाइंट है, ये अलग अलग पिन लगे होते हैं और दूसरे सिरे पे इसको हम लोग हैमरिंग एक्शन करके उसके सिरे को चौड़ा कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं, जिससे यह पिन नहीं निकलती। तो चेन क्या होता है? मल्टीपल लिंक का कनेक्शन होता है जिसे पिन द्वारा कनेक्ट किया जाता है। आगे बात करते हैं। चेन ड्राइव कंसिस्ट ऑफ एन इंडलेस चेन, इसमें भी आपका क्या होता है डियर? ये आपकी चेन पूरी की पूरी यहां से यहां तक कनेक्ट होती है, इसमें कोई भी इंड बाहर नहीं निकला होता है बेल्ट की तरह, तो ये भी एक इंडलेस ड्राइव सिस्टम। देन अब बात करेंगे एप्लीकेशन की। तो अच्छा देखो, चेन ड्राइव में कोई स्लिपिंग नहीं होगी, ड्राइवर से ड्रिवन तक पावर को ट्रांसमिट करना है तो यहाँ पे टीथ बने हुए हैं, इस टीथ की वजह से स्लिपिंग पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से इसे हम लोग पॉजिटिव ड्राइव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव ड्राइव भी कह सकते हैं। तो यहाँ हो गया आपका, इसका यूज कहाँ किया जाता है? मैक्सिमम एग्रीकल्चर मशीनरी को चलाने में, बाइसिकल, बाइक, मोटरसाइकिल, मोपेड, रोलिंग मिल्स एटसेट्रा, इन सब जैसे मशीनरी में हम लोग क्या करते हैं? पावर को एक शैफ्ट से दूसरे शैफ्ट तक ट्रांसमिट करने के लिए चेन ड्राइव का यूज करते हैं। तो ये होता है डियर हमारा चेन ड्राइव सिस्टम। अब इसमें देखते हैं, देखिए एडवांटेज ऑफ चेन ड्राइव सिस्टम एज कंपेयर विथ बेल्ट एंड गियर ड्राइव सिस्टम। अच्छा, गियर ड्राइव सिस्टम क्या होता है डियर? ये हो गया आपका टीथ, ये हो गया आपका टीथ। अगला गियर आपका क्या होता है डियर? नेक्स्ट गियर आपका इस तरीके से होता है, ये इसमें आपका हो गया, ये टीथ हो गया। ये हमने सिंपल टीथ बनाया, लेकिन जनरली गियर के जो टीथ होते हैं डियर, ये क्या होते हैं? एक तो इस टाइप का टीथ बनता है, जब आप 3D में देखेंगे तो इस टाइप का टीथ बनता है, एक आपका इस टाइप का टीथ बनता है। एक मिनट हटाते हैं। एक आपका गियर, अगर आप गियर के टीथ की बात करेंगे तो इस टाइप का टीथ बनता है डियर। अब इस टीथ को हम लोग देखो, एक हमारा होता है साइक्लॉइडल प्रोफाइल, एक होता है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। ये होता है साइक्लॉइडल प्रोफाइल, ये होता है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। बेसिकली गियर दो कंडीशन पर ही बनाए जाते हैं, दो कंडीशन टीथ पर बनाए जाते हैं, या तो साइक्लॉइडल या तो इन्वॉल्यूट। अब ये इस तरीके से रन करते हैं, ये हम आपको जनरली केवल ऐसे दिखा दिए ताकि आपको समझ में आए। गियर में क्या होता है डियर? गियर ड्राइव में ये जो शाफ्ट के बीच का सेंटर डिस्टेंस है बहुत पास होता है, बहुत पास होता है, इसलिए गियर ड्राइव को बहुत ज़्यादा दूर तक शाफ्ट डिस्टेंस पर यूज नहीं कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दूर तक शाफ्ट डिस्टेंस पर पावर को ट्रांसमिट करना है तो कई सारे मल्टीपल गियर को लगाना पड़ेगा, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये एक आपका डिसएडवांटेज है। और बेल्ट ड्राइव क्या है कि बेल्ट ड्राइव ज़्यादा दूर तक अगर आपको पावर ट्रांसमिट करना है तो आपके स्लिपिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोनों केस में सबसे सुटेबल हमें क्या मिला? अगर दो सेंटर डिस्टेंस, लॉन्ग सेंटर डिस्टेंस के बीच में पावर ट्रांसमिट करना है विदाउट स्लिपिंग के, तो सबसे उपयुक्त हमारा मिलेगा, सबसे सुटेबल होगा चेन ड्राइव सिस्टम। ये हो गया आपका एडवांटेज। क्या है? चेन ड्राइव्स कैन बी यूज ओवर वाइडर रेंज ऑफ सेंटर डिस्टेंस, अलग अलग सेंटर डिस्टेंस पर विदाउट स्लिपिंग के पावर को ट्रांसमिट करते हैं चेन ड्राइव सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? चेन ड्राइव हैव स्मॉल ओवर डायमेंशन देन बेल्ट ड्राइव्स रिजल्टिंग इन द कॉम्पैक्ट यूनिट। चेन ड्राइव में क्या होता है डियर? ये जो व्हील आप देख रहे हैं, इस व्हील का साइज स्मॉल ले लेते हैं। ये जो व्हील देख रहे हैं इसका साइज स्मॉल रखते हैं, लेकिन पुली में क्या होता है? पुली का साइज हैवी होता है। जब इस प्रॉकेट का साइज स्मॉल होगा तो आपका कम जगह को घेरेगा और चेन भी पतली बना देंगे। बेल्ट आपका चौड़ा होता है तो चेन पतली हो गई, इस प्रॉकेट छोटा हो गया, तो आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस में, लॉन्ग सेंटर डिस्टेंस में पावर को बहुत कॉम्पैक्ट जगह पर ट्रांसमिट किया जा सकता है। यह भी एक एडवांटेज होता है चेन ड्राइव सिस्टम का। नेक्स्ट बात कर रहे हैं
ए चेन डज नॉट स्लिप, सो चेन ड्राइव इज ए पॉजिटिव ड्राइव सिस्टम। चेन में आपका स्लिपिंग नहीं होता है, इसीलिए जितना ड्राइवर पावर को ट्रांसमिट करेगा सारी पावर ड्रिवन तक पहुंच जाएगी। तो ये ऐसे ड्राइव सिस्टम को बोलते हैं पॉजिटिव ड्राइव सिस्टम, और चेन भी एक पॉजिटिव ड्राइव सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं, द इफिशियंसी ऑफ चेन ड्राइव इज वेरी हाई अप टू 98%। 2% आपका फ्रैक्शन की वजह से, एनवायरमेंटल लॉस की वजह से चला जाता है। 100% इफिशियंसी किसी की नहीं होती है, तो इसीलिए चेन ड्राइव में मैक्सिमम इफिशियंसी डियर कितना होती है, 98%। ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट परमिट हाई स्पीड रेशियो लगभग 8 to 10 इन वन स्टेप। एक स्टेप में आपका 8 to 10 स्पीड रेशियो क्या करता है, ट्रांसमिट कर सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको भी आपको याद करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट ट्रांसमिट मोर पावर देन बेल्ट। जैसे बेल्ट ड्राइव में जितनी पावर हम ट्रांसमिट करते हैं, तो बेल्ट ड्राइव से ज्यादा पावर को हमारा क्या करता है, चेन ड्राइव ट्रांसमिट करता है, क्योंकि इसमें टीथ बने होंगे, स्लिप के चांसेस नहीं होंगे, और इसमें भी क्या होंगे, स्लॉट बने होंगे। तो स्लिप के चांसेस ना होने की वजह से ज्यादा पावर को, और हाई स्पीड में, ज्यादा पावर प्लस हाई स्पीड दोनों कंडीशन में हम लोग चेन ड्राइव सिस्टम में यूज करते हैं। तो यही रीजन है कि बाइक वगैरह में 10,000 आरपीएम 20,000 आरपीएम पे आसानी से पावर को ट्रांसमिट कर लेते हैं, लेकिन बेल्ट ड्राइव वहां पे फेल हो जाएगा। तो ये हो गया। एटमॉस्फेरिक कंडीशन डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द चेन। अब ये बेल्ट क्या है डियर, अगर वेट हो जाएगा, भीग जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें फूलन वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से बेल्ट वगैरह पर एटमॉस्फेयर का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन चेन को अगर हम ऑयलिंग और ग्रीजिंग प्रॉपर करते रहें तो कोई भी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। बस चेन ड्राइव का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है डियर कि अगर सूखी चेन पे हम पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो वहाँ पे चेन की लिंक के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, चेन में जंग लगेगा, हार्ड हो जाएगी। तो इसीलिए चेन ड्राइव में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हमेशा ऑयल या ग्रीज का यूज करते हैं, मैक्सिमम ग्रीज का यूज करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ चेन ड्राइव, चेन ड्राइव का डिसएडवांटेज वही मैंने बताया, इट ऑपरेट विदाउट फुल लुब्रिकेंट फिल्म बिटवीन द ज्वाइंट्स, थस रिजल्ट मोर वियर एट ज्वाइंट्स। अगर हम विदाउट लुब्रिकेंट के चेन ड्राइव में पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो उनके लिंक के बीच में फ्रैक्शन ज़्यादा जनरेट होगा, लिंक हार्ड होंगे तो टूट सकते हैं, मतलब वियर एंड टियर जनरेट हो। ये आपका एक चेन ड्राइव का डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इट रिक्वायर प्रीसियस अलाइनमेंट ऑफ सैफ्ट नॉट सुटेबल फॉर नॉन पैरेलल सैफ्ट। अब जैसे देखो एक सैफ्ट हमारी ये है डियर, अगर एक सैफ्ट हमारी ये हो जाए तो यहाँ पे चेन ऐसे कभी भी पावर को ट्रांसमिट नहीं करेगा, हमेशा इसके पैरेलल में ही जो सैफ्ट होगी इन्हीं के बीच में चेन आपका पावर को ट्रांसमिट कर सकता है, नॉन पैरेलल सैफ्ट पर पावर को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। ये भी एक डिसएडवांटेज है। जैसे आप इस तरीके से देखिए डिसएडवांटेज ऑफ चेन ड्राइव सिस्टम आपका क्या है कि देखिए यहाँ से आपका चेन है, अब जैसे ये आपका क्या है, ये तो आपका स्प्रॉकेट होता है जो सैफ्ट पर ये की लगाकर फिक्स कर दिया जाता है ताकि ये बाहर न जाने पाए, और ये आपका ये ड्राइविंग स्प्रॉकेट हो गया, ये ड्रिवन स्प्रॉकेट हो गया। जब आपको पूरे स्प्रॉकेट की बात करेंगे, जैसे हम बात करें चेन स्प्रॉकेट, तो जब चेन स्प्रॉकेट की बात होगी डियर तो ड्राइवर, ड्रिवन प्लस चेन तीनों की बात होगी, और ये तीनों एक साथ सेट में हमारे अवेलेबल होते हैं। तो ये हमारा होता है पूरा का पूरा सिस्टम चेन ड्राइव सिस्टम, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक से बना होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक के एक चेन को हम बोलते हैं वन लिंक। अब इसके और इसके बीच में रिलेटिव मोशन हमेशा होता रहता है, और इस लिंक से हम लोग किसके थ्रू जोड़ते हैं, वाया पिन के थ्रू इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। और यह एक इंडलेस ज्वाइंट होता है, इसमें इसका कोई इंडो नहीं मिलेगा आपको। ये हमारा हो गया डियर चेन ड्राइव सिस्टम। कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जनरली
टू डिक्रीज द वेरिएशन इन स्पीड, पॉलीगॉन इफेक्ट या क्रोडल इफेक्ट मीन्स द नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइविंग स्प्रॉकेट शुड बी 17, 19 एंड 21। अगर हम बात करें जनरली डिक्रीज द वेरिएशन इन स्पीड, स्पीड वेरिएशन की बात करेंगे डिक्रीज करने के लिए, तो उस समय जो हमारे ये टीथ जो बने होंगे, ये जो अभी हमने बात की, ये जो जनरली टीथ बने होंगे, इनकी नंबरिंग या इनकी संख्या 17, 19 या 22, 21 मतलब ऑड नंबर्स में लिए जाते हैं। इन चेन ड्राइव, सेकेंड पॉइंट देखिए, इन चेन ड्राइव टाइट साइड शुड बी ऑन टॉप। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा डियर, बेल्ट ड्राइव में हमेशा क्या रखते हैं, देखिए ये ड्राइवर, ये ड्रिवन, ये हो गया कंडीशन। अब अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मतलब ये बेल्ट इधर जाएगा और ये बेल्ट इधर जाएगा। अब ये इधर जा रहा है, अगर ये ड्राइवर हो गया और ये ड्रिवन हो गया, तो इसका मतलब डियर क्या होगा कि ये इसको देखो, ड्राइवर इसे खींचेगा और इधर आगे भेजेगा। हमने आपको बताया था कि ये वाला ऊपर साइड वाला सिरा पावर कभी नहीं ट्रांसमिट करेगा, अगर आप नजदीक ले जाएंगे तो ये लूज होता चला जाएगा। तो यही रीजन है, इसे बोलते हैं टाइट साइड और इसे बोलते हैं स्लैक साइड। अब बेल्ट ड्राइव में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि टाइट साइड हमेशा कहां पे होगा, बॉटम में होगा, और स्लैक साइड हमेशा अपर में होगा। बट चेन ड्राइव इसका जस्ट अपोजिट होता है। चेन ड्राइव में क्या होगा डियर, टाइट साइड यहां पे होगा और स्लैक साइड नीचे रखा जाता है, ये मस्ट है। मीन्स द चेन ड्राइव टाइट साइड शुड बी ऑन द टॉप एंड द स्लैक साइड शुड बी बॉटम and slack side should be on the bottom। तो ये हमारा होता है चेन ड्राइव सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी हॉरिजॉन्टल ओनली। वर्टिकल और इंक्लाइन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं डियर, हॉरिजॉन्टल में यूज करेंगे। इंक्लाइन वगैरह में हमारे चेन फेल होने के चांसेस रहते हैं, तो हम चेन ड्राइव को केवल हॉरिजॉन्टल में यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द वाइब्रेशन केज्ड बाय टू लूज चेन इज नोन एज विपिंग। विपिंग का मतलब जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जब चेन में वाइब्रेशन की वजह से जो लॉसेस आते हैं उसे बोलते हैं वाइपिंग ऑफ चेन या विपिंग ऑफ चेन। ये हमारा होता है चेन ड्राइव सिस्टम, जिसमें अगर हम बात करें डिफरेंट बिटवीन गियर एंड स्प्रॉकेट। स्प्रॉकेट का मतलब जिस पर चेन हमारी मूव करती है, और गियर का मतलब दो गियर आपस में टच होके मोशन को एक शाफ्ट से, पावर को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में ट्रांसमिट। अगर हम इस पे बात करेंगे, देखिए डियर, इधर हम पैरामीटर ले लेंगे, इधर गियर ड्राइव ले लेंगे, इधर हम लोग स्प्रॉकेट ड्राइव ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे डियर, एक इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारा स्प्रॉकेट और गियर में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले तो ये समझिए डियर, अगर पावर ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि एक गियर दूसरे गियर से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, देन पावर को हमारा ऐसे ट्रांसमिट करेगा। लेकिन दो स्प्रॉकेट कभी भी डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेंगे, बीच में एक इंटरमीडिएट चेन आपका वर्क करेगा जो एक स्प्रॉकेट की पावर को दूसरे स्प्रॉकेट तक ट्रांसमिट। तो दैट मीन्स अगर पावर ट्रांसमिशन की बात करेंगे, बाय डायरेक्ट एंगेजमेंट विथ अनदर गियर, दोनों गियर एक दूसरे से डायरेक्ट एंगेजमेंट करेंगे, देन पावर को ट्रांसमिट करेंगे। स्प्रॉकेट में क्या होगा डियर, बाय यूजिंग एन इंटरमीडिएट लिंक, एक इंटरमीडिएट लिंक का यूज करके एक स्प्रॉकेट से दूसरे स्प्रॉकेट तक पावर को ट्रांसमिट करेंगे। उस इंटरमीडिएट लिंक को हम लोग बोलते हैं चेन। नेक्स्ट पैरामीटर बात कर रहे हैं, फेस विड्थ की बात कर रहे हैं। जो आपका गियर होता है डियर, ये जो हम टूथ बना रहे हैं, ये टूथ का आप देखिए, ये इस तरीके से एक टूथ होता है। तो यहां से लेके ये यहां तक की इसे हम बोलते हैं विड्थ ऑफ टूथ, और यहां से लेके यहां तक इसे बोलते हैं थिकनेस ऑफ टूथ। तो विड्थ ऑफ टूथ गियर का आपका हमेशा ज्यादा होता है और आपका
चेन ड्राइव में स्प्रॉकेट का विड्थ आपका क्या होता है, लेस टू फिटेड चेन इनर लिंक प्लेट्स ऑफ द चेन, उसे हम पतला रखते हैं ताकि जो चेन का होल है उसमें स्प्रॉकेट के टीथ जाकर फंसे, उसमें जाकर उस स्लॉट में बैठ जाएं। अदरवाइज अगर टीथ को चौड़ा कर देंगे, ज़्यादा विड्थ कर देंगे, वह उस चेन के स्लॉट में नहीं बैठ पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि गियर के टीथ का विड्थ आपका ज़्यादा रखेंगे और स्प्रॉकेट का विड्थ आपका कम रखेंगे। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं प्रोफाइल। तो गियर आपका देखो, ये जो प्रोफाइल आपकी बनती है इसे बोलते हैं साइक्लॉइडल प्रोफाइल, और एक प्रोफाइल आपकी इस तरीके से जो हमने आपको बताया अभी, इसे बोलते हैं इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। तो गियर आपका दो प्रोफाइल पे बनता है, इन्वॉल्यूट और साइक्लॉइडल प्रोफाइल पे। दैट मीन्स इन्वॉल्यूट और साइक्लॉइडल प्रोफाइल आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ गियर टीथ and circular arc profile, normal circular arc profile are used for making इसके लिए स्प्रॉकेट के। तो ये था हमारा डियर आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया डियर, बेल्ट ड्राइव सिस्टम को पढ़ा, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट क्रॉस बेल्ट सिस्टम पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ बेल्ट पढ़ा, पावर पढ़ा, उस बेल्ट के एप्लीकेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ में हम लोगों ने डियर रोप ड्राइव सिस्टम और चेन ड्राइव सिस्टम को डिस्कस किए। अब हम क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, जिसे हम लोग एमसीक्यू कहते हैं, उसे सॉल्व करेंगे। देन हमारा क्या होगा, जैसे हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे डियर, एक नए चैप्टर का इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।